अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए होते हैं, लेकिन जब अस्पताल ही मौत का कारण बन जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। पिछले 5 सालों में देश के अलग अलग शहरों में अस्पताल में आग लगने के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ताजा घटना महाराष्ट्र के भंडारा में हुई। और देखिए, चौंकाने वाली बात तो यह कि अस्पताल में आग से मौत की इन घटनाओं की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही होती है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने भारत के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं की स्टडी की तो पता चला कि ज्यादातर मामलों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। और शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है क्योंकि इन अस्पतालों में बिजली का कनेक्शन और वायरिंग नियमों को ताक पर रखकर की जाती है। यही नहीं, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आग से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं होती। इसीलिए आज हमने महाराष्ट्र के कुछ सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक किया। सच क्या है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यही वो जिला सामान्य अस्पताल है जहां पर ये घटना घटी है। सर हमेशा लापरवाही चलती है, कोई मरे जाए कुछ नहीं। मेरी भी लड़की मर गई है, वो भी आईसीयू में है। ये घटना हमको 2 बजे मालूम पड़ी कि आग लगी है। महाराष्ट्र के भंडारा में जिस दर्दनाक हादसे ने 10 मासूमों की जान ले ली, उसका जिम्मेदार कौन था? जिन बच्चों ने अभी ठीक से आंख भी नहीं खोली थी, उन्हें मौत के अंधेरे में सुला देने वाला कौन था? जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो अपनी कमियां छिपाने के लिए सरकारी तंत्र कुछ समय के लिए सक्रिय हो जाता है और फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। जैसे पालघर के इस अस्पताल में हुआ। सिर्फ 5 दिन पहले महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में लगी आग ने 10 जिंदगियां छीन ली। उन बच्चों को बचाया जा सकता था अगर अस्पताल में आग से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम होते। पर अफसोस तो इस बात का है कि भंडारा की उस जानलेवा लापरवाही के बाद भी सिस्टम सोया हुआ है और उसी तरह के एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। ये तस्वीरें पालघर के कासा सरकारी अस्पताल की हैं। 50 बिस्तरों वाला ये अस्पताल 4 तहसीलों के बीच अकेला सरकारी अस्पताल है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के इलाज के लिए ये एकमात्र विकल्प है। एबीपी न्यूज की टीम यहां ये देखने पहुंची कि अगर भंडारा जैसी दुर्घटना यहां भी हो जाए तो कितना तैयार है ये अस्पताल। आग से निपटने की तैयारी के नाम पर हमें यहां नवजात शिशुओं के वार्ड के बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन यंत्र लगा दिखा। इसी तरह लेबर रूम के बाहर भी आग बुझाने वाला एक सिलेंडर टंगा नजर आया। इस तरह से पूरे अस्पताल में अलग अलग जगहों पर कुल 15 सिलेंडर लगे हुए हैं। पर आग से निपटने के लिए क्या इतना इंतजाम काफी है? नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक हर 12 मीटर पर अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। बाहर की तरफ खुलने वाले इमरजेंसी गेट, फायर अलार्म और वाटर स्प्रे लगे होने चाहिए। इमारत के ऊपर 20,000 लीटर क्षमता वाला ओवरहेड टैंक होना चाहिए और बिल्डिंग के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क हो जिससे दमकल की गाड़ी आ सके। तो जब हमने इन पैमानों पर पालघर के इस अस्पताल की पड़ताल की तो मालूम चला कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावटी इंतजाम किए गए हैं। आग से निपटने के लिए इस अस्पताल में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड या उनके अनुषंगिक जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं हैं और ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। इसके ऊपर बहुत सारी बहुत बड़ा एरिया डिपेंड है। तो आगे जाके ऐसी दुर्घटना न घटे इसके लिए जल्द से जल्द इसका ऑडिट होकर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता कई बार इस सरकारी अस्पताल की कमियों को लेकर शिकायत कर चुके हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी मानते हैं कि बार बार कहने के बावजूद अस्पताल में आग से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं। अस्पताल के गेट पर ही अवैध निर्माण किया गया। इनकी वजह से किसी दुर्घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अस्पताल तक पहुंचना भी मुश्किल है। फायर का तो अपने इधर है, लेकिन वो सेंट्रल फायर का है वो तो नहीं बनाया है ना उन्होंने। और वो ये हॉस्पिटल तो मतलब बीच में है ना, सबके मिडल में है, तो आजू बाजू सब ये है ना, सब दुकान बिगन व्यापारी लोग के सब ये है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर फायर हो गया तो इधर गाड़ी बीड़ी आने की होगी फायर ब्रिगेड की, तो वो पार्किंग भी नहीं है, कंजेस्टेड एरिया है। नियम तो ये भी कहता है कि अस्पताल के लोगों को फायर उपकरण चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तब होगा जब अस्पताल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होंगे। पालघर का ये अस्पताल सिर्फ 3 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जबकि यहाँ आसपास के 50 से 60 गांवों के लोग आते हैं। यानी किसी हादसे की स्थिति में यहाँ न जरूरी सुरक्षा इंतजाम है, न पर्याप्त डॉक्टर। पालघर के बाद हमारी टीम नासिक के सिविल अस्पताल पहुंची। इस अस्पताल में इलाज के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, आधुनिक उपकरण हैं, लेकिन आग से निपटने के इंतजामों के मामले में अस्पताल पूरी तरह फेल दिखा। यहां नवजात बच्चों के लिए बने स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के बाहर हमें 2 फायर सिलेंडर दिखाई दिए, लेकिन उन्हें रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं था। वो जमीन पर ही रखे हुए थे। इन दोनों सिलेंडर के अलावा पूरे अस्पताल में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे देखकर ये कहा जा सके कि अस्पताल में आग से निपटने का कोई इंतजाम किया गया है। पड़ताल में पता चला कि इस अस्पताल में 2018 के बाद से फायर ऑडिट नहीं हुआ है, यानी लगभग 2 साल से अस्पताल में आग से निपटने के लिए कोई नया इंतजाम नहीं हुआ। महाराष्ट्र के इन अस्पतालों का ये हाल तब है जब भंडारा की घटना के बाद राज्य सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घटना के अगले दिन खुद भंडारा के अस्पताल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने राज्य के सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट का निर्देश दिया। बीएमसी ने मुंबई के 14,500 निजी और सरकारी अस्पतालों का फायर ऑडिट शुरू करने की बात कही। पर सवाल है कि क्या ये सारी कार्रवाई अब सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है? आखिर क्यों अब तक ये अस्पताल बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के चलते रहे? भंडारा के जिस अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई, उसे लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। आरटीआई कार्यकर्ता विकास मदनकर का दावा है कि उन्होंने 2018 में ही इस मामले में अस्पताल से सवाल जवाब किए थे। इसके बाद मई 2020 में अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अग्निशमन व्यवस्था के लिए 52 लाख रुपए मांगे, लेकिन वो मिले नहीं। 2018 में 12/10/2018 को माहिती मांगी थी कि आप समझो आग लगी दवाखाने में, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जिले का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भंडारा के जिले में। यहाँ पूछा था कि फायर सेफ्टी हेडेंट, उन्होंने कहा मुझे माहिती थी रुग्णालय में अवेलेबल नहीं है। फायर सेफ्टी स्प्रिंकलर सिस्टम वो भी अवेलेबल नहीं करके दिया उन्होंने। स्मोक अलार्म, ये भी स्मोक अलार्म बहुत बेसिक चीज है, वो भी होना चाहिए थी, वो भी इन्होंने क्या अवेलेबल नहीं है। जब उनको माहिती मांगी थी तब भी थोड़ा सा भी उन्होंने ये करते तो आज इतनी बड़ी जो दुर्घटना घटी है भंडारा जिले में वो नहीं होती। साफ है कि अगर समय रहते प्रशासन और सरकार कदम उठाता तो 10 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। अभी भी जांच के नाम पर इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जांच के आदेश के बाद से अब तक कई बार जांच कमेटी के नाम बदले जा चुके हैं। शुरुआती दौर में ही जांच कमेटी में बार बार बदल किए जाने की वजह से न सिर्फ जांच शुरू होने में देरी हुई, बल्कि जांच कमेटी में नागपुर के फायर एक्सपर्ट्स की जगह मुंबई के फायर एक्सपर्ट्स को शामिल किए जाने की वजह से और भंडारा और मुंबई के बीच सैकड़ों किलोमीटर का भौगोलिक अंतर होने की वजह से जांच में आगे भी नई बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। जांच में हो रही इसी देरी का नतीजा है कि घटना के 5 दिन बाद भी न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न किसी दोषी पर कार्रवाई हुई। यह मौत नहीं, यह हत्या है। इस घटना को 60 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। अब तक किसी जिम्मेदार
लोगों पर एफआईआर इस महाराष्ट्र की सरकार ने दर्ज नहीं किया। नैतिकता के आधार पर जिम्मेदार मंत्री का ना अब तक इस्तीफा आया। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? जिस आंखों की पट्टी आपकी कब खुलेगी? इस मामले में एफआईआर दर्ज कब होगा? कब तुम्हारे मंत्री इस्तीफा देंगे? यह हमारा सवाल है। डॉक्टर केवल 1 घंटा घूमने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में। वहां पे मैं कहा कि आईसीयू में कोई नहीं था, लॉक करके आईसीयू लेकर बाहर सो गए थे और आईसीयू में कोई नहीं था और लाइट का भी फ्लक्चुएशन था। मैं समझता हूं सरकार इस केस को दबाना चाहती है। पीडब्ल्यूडीचे लोक होते, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स होते। मी सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की तुमच्या जिथे जिथे तुमची केंद्र आहेत, म्हणजे हॉस्पिटल असेल, छोटं मोठं जे काय असेल, त्या त्या ठिकाणी हे तुमचं वायरिंग वगैरे बरोबर आहे की नाही, त्याच्यामध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे का? कधी जी वायरिंग केली जाते त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त इक्विपमेंट्स त्याच्यावर लावलेले आहेत का? आणि सगळ्या ठिकाणी जे आहे फायर एक्सटिंग्विशर्स जे आहेत ते व्यवस्थित आहेत की नाही? सवाल सिर्फ भंडारा के अस्पताल का नहीं, सवाल तो उन तमाम सरकारी अस्पतालों का है जहां अभी भी लोगों की जान खतरे में है और सिस्टम सोया हुआ है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा कहा जाता है। 10 मासूमों की जान जाकर 5 दिन हो गए, लेकिन कोई भी प्राथमिक कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अब आरोप भी शुरू हो चुके हैं। ज्यादातर जांच में जैसे होता है वैसे राजनीति के तले ये दब न जाए, बस यही मंशा है। से पूजा जाता है, जिस गंगा को भारत में मां की तरह पूजा जाता है, जिस गंगा की एक बूंद से पापों के नाश होने की मान्यता है, वो गंगा नदी, वो मां, वो मोक्षदायिनी अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। सच पर आंकड़ों का पर्दा पड़ जाता है। आज आपको निर्मल गंगा को अपवित्र बनाने वाले ऐसे ही सिस्टम की घंटी बजानी है। आचमन करना तो छोड़ दीजिए, ये हाथ पैर धोने लायक नहीं है। जहाँ पर ये फेना आ रहा हो नालों के पानी के रूप में, उसमें डुबकी कौन लगाएगा? हमें पीड़ा है, हमें कष्ट है और हमें वेदना है कि माँ गंगा कैसे मैली हो रही है। विश्व का माना हुआ तीर्थ स्थान, यहाँ आए पानी स्वच्छ न मिले और ये हालत दिखे पानी का, कौन स्नान करेगा? जहाँ गंगा जल ही न हो वहाँ डुबकी का सवाल ही क्या उठता है। निर्मल गंगा क्यों इतनी मलिन हो गई कि साधु संत और श्रद्धालु इसके पानी में डुबकी लगाने से भी कतरा रहे हैं। ये इतनी पीड़ादायक है जैसे किसी का गला दबा करके किसी को जो है कहा जाए कि तुमको कैसा लग रहा है, उसी तरीके का ये आभास हो रहा है कि गंगा जी को देख करके लग रहा है कि मेरा गला भी दबाया जा रहा है और ये पूछा जाए कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है। कौन है जो आस्था का गला घोंट रहा है? जवाब है लापरवाह और सुस्त सिस्टम, जिसे ये मटमैली गंगा एकदम साफ दिख रही है। ये देखिए पानी काफी क्लियर है। जी जी ठीक है, अभी हमने किनारे से ही लिया है, मेन स्ट्रीम से लेना होता है। इस जहरीले पानी में कोई कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर कबूल कर लिया कि पानी गंदा है, अगर मान लिया कि पानी जहरीला है, तो कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जो दावा किया गया है वो एकदम निराधार है और पूर्णतः असत्य है। ऐसा कहीं किसी दिन भी नहीं प्रतीत हुआ कि काला ये रंग है। कई झूठ बोलने पड़ेंगे, पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। मगर क्या कोई झूठ गंगा की इस तस्वीर के सच को छिपा सकता है? जो जल बहते हुए कानपुर की तरफ से आ रहा है, उसमें इस तरह से जगह जगह सफेद रंग के फेन उभर रहे हैं। पूरा जल जो है वो कहीं कहीं काला नजर आ रहा है, कहीं कहीं मटमैला नजर आ रहा है। और पिछले कई सालों में गंगा की ये हालत यहाँ प्रयागराज के लोगों ने, संत महात्माओं ने नहीं देखी थी। आगे कुछ भी हम आपको बताएं,
उससे पहले सुनिए कि कैसे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आपकी आंखों पर गलत जानकारियों की पट्टी बांधने की कोशिश होती है। पानी का जो मानक है नहाने योग्य है वो कैटेगरी बी में आती है, उसके अनुरूप ही है। पानी बी कैटेगरी का होने का मतलब है कि वो नहाने लायक है, मगर लॉकडाउन के दौरान किए गए एक सर्वे के मुताबिक प्रयागराज में गंगा का पानी डी यानी सबसे खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। वजह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रदूषित पानी को बिना शोधन के गंगा नदी में छोड़ा जाना, साथ ही बढ़ती आबादी भी प्रमुख वजह में से एक है। मेला शुरू होने से ठीक पहले भी यहां आने वाले गंगा जल की हालत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। यहां जो जल आ रहा है वो काफी प्रदूषित है और यहां आसपास जो नाले हैं, जो टेनरियां हैं, उनको बिना ट्रीटमेंट के यहां छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से गंगा जल की ये हालत है। प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेला शुरू होने वाला है। करोड़ों रुपए की लागत से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, मगर गंगा के पानी को निर्मल बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसीलिए भक्तों की नजर में सिस्टम की ये लापरवाही मां गंगा को धीमी मौत दे रही है। जिनके पास में इसका दायित्व है वो अपने दायित्व का सही रूप से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यदि उनके द्वारा सही रूप से निर्वहन किया जाए तो यहाँ पर शुद्ध निर्मल अविरल गंगा प्राप्त हो सकती है। डुबकी लगाएंगे कहाँ? ये तो गंगा जल स्नान करने लायक नहीं है, तो क्या डुबकी लगाएंगे? इसमें डुबकी क्या लगाएंगे ना। एक तो गंगा जल ही साफ नहीं है, गंगा जल में तो ये सब नाले का पानी है, बिल्कुल एकदम प्योर नाले का पानी आ रहा है। जितने सीवरेज है पानी डाल रहे हैं ये गुस्सा और नाराजगी वाजिब है, क्योंकि गाजीपुर में गंगा नदी में 33 नाले गिरते हैं, वाराणसी में 10 और प्रयागराज में 32 नाले सीधे गंगा नदी में गिरते हैं। गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले इन स्रोतों को रोकने और बाकी कदम उठाने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है, वो पीएमओ और यूपी सरकार के दखल के बाद हरकत में आए तो आंकड़ों और तकनीकी तामझाम से सच की लीपापोती में लग गए। सीवर का पानी डायरेक्ट कहीं कहीं इलाहाबाद कानपुर में जो जा रहा है उससे नेचुरली पानी गंदा हो जाएगा, उसमें डिजोल ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसी कारण से उसका रंग काला हो गया है। अगर पानी की मात्रा बढ़ावे और सीवर का पानी मतलब जो खराब पानी गंदे नालों का आ रहा है उसको रोक दिया जाए तो इम्प्रूव हो जाएगा। आप और हम समझ सकते हैं इस झूठ की मजबूरी। केंद्र स्तर से प्रेशर है, राज्य स्तर से प्रेशर है। संत महात्माओं ने खासी नाराजगी जताई थी। उसके बाद पीएमओ ने यहां के अफसरों से प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कहीं ऐसा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर नाकामी का सारा ठीकरा अधिकारियों पर ही क्यों फूटे? यूपी सरकार के इस वादे का क्या हुआ? 14 जनवरी प्रथम जो स्नान पर्व है, तब तक हम वहाँ पर अविरल और निर्मल प्रवाह जो कुंभ के समय लोगों को शुद्ध और पवित्र गंगा जल मिला है, उसी प्रकार से जल उनको उपलब्ध हो, इसकी जो आवश्यक कार्रवाई इसके लिए की गई। यूपी के डिप्टी सीएम का ये वादा जमीन पर तो नजर नहीं आ रहा, मगर गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने वाले बाकी प्रोजेक्ट भी खस्ता हाल में हैं। गंगा नदी में सीवर यानी नाले का पानी सीधे न गिरे, इसके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में 51 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 39% यानी 20 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं। 23 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, 6 प्रोजेक्ट की टेंडर देने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं होती। अगर ठीक से लागू किया जाए, डिस्चार्ज बनाया जाए, इसके कैचमेंट के नदियों को भी ठीक किया जाए तो ये स्वच्छ हो जाएगा। जैसे लंदन में टेम्स रिवर हो गया, वहाँ पीने लायक पानी हो गया, तो वही हाल इसका है। इसको हम सुधार सकते हैं। उसके लिए हमें कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा, पब्लिक की सहयोग चाहिए और सरकार की योजनाएं जो उसको ठीक से लागू करना पड़ेगा। जून 2014 में पीएम मोदी ने गंगा की सफाई के लिए एक महा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बजट रखा था 20,000 करोड़ का। तो फिर भी क्यों पहले से ज्यादा मैली होती जा रही है गंगा? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं गंगा की सफाई के लिए
संघर्ष करने वाले मां गंगा मिशन के मुख्य संयोजक रामजी त्रिपाठी। काली नदी का पानी, कारखानों का पानी जो कोरोना काल में बंद हुआ था वो सब छोड़ दिया गया है, और जिसमें कि शुगर मिल का पानी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रदूषण के अधिकारी किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है, केवल उगाही कर रहे हैं और हमारे हाई कोर्ट के न्यायालय का भी पालन नहीं कर रहे हैं। 2019 में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के मुताबिक कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में गंगा के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया सुरक्षित स्तर से कई 100 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया था। ये बैक्टीरिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बेहद कम कर देता है, जिसकी वजह से पानी के जीव मरने लगते हैं। ये इंसानों के लिए भी खतरनाक है। यानी कुव्यवस्था ने एक निर्मल नदी को न सिर्फ मलिन बना दिया, बल्कि गंगा के जल पर निर्भर इंसान और पानी के जीवों की जिंदगी को भी खतरे से भर दिया है। एबीपी न्यूज की राय है कि जल और नदियों के संरक्षण के लिए संजीदगी से सिस्टम काम करे, ये सुनिश्चित करने वाली फुल प्रूफ व्यवस्था तैयार हो। अधिकारियों, कर्मचारियों के परफॉर्मेंस का आकलन जमीनी स्तर पर किए गए कार्य से हो। लापरवाही या भ्रष्टाचार होने पर सख्त कार्रवाई हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।